सभी को एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल टोटल स्टडी बूम पर स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम कुछ साइंस के महत्वपूर्ण एमसीक्यू करेंगे जो क्लास 10th का होगा। ये हमेशा एग्जाम में पूछने वाला एमसीक्यू है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए हम शुरू करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है, ऑन सेइंग गुड फूड आवर माउथ वाटर दिस फ्लूइड इज एक्चुअली। देखिए हमारा सवाल क्या कर रहा है कि अगर हम कोई बढ़िया खाना देखते हैं या स्वादिष्ट खाना देखते हैं तो हमारे मुंह में क्या आता है, पानी आ जाता है। तो जो पानी होता है वो क्या होता है, चलिए ऑप्शन हम देखते हैं क्या क्या दिया है। वाटर दिया है, हार्मोन दिया है, इंजाइम दिया है, नॉन ऑफ दीज एबव दिया है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि ये तो वाटर होगा नहीं, ये हार्मोन या इंजाइम हो सकता है। तो लेकिन नहीं, हार्मोन क्या होता है, हार्मोन बेसिकली क्या होता है, हमको बढ़ने में ग्रोथ व्रोथ में हेल्प करता है। लेकिन इंजाइम क्या होता है, बायोकेटेलाइट होता है। इंजाइम क्या होता है, बायोकेटेलाइट होता है। ये हमारे क्या करता है, हमारे भोजन को तोड़ देता है, सिंपलेस्ट फॉर्म में ला देता है या उसको डाइजेस्ट करने में हमको मदद करता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इंजाइम। इसका आंसर हो जाएगा इंजाइम। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, व्हेन वाटर इंटर द गार्ड सेल द एस्टोमाटा। कह रहा है एस्टोमाटा में ही गार्ड सेल होता है, जब वाटर वहाँ पर मौजूद होता है तो क्या होता है। चलिए ऑप्शन दिया है, वो खुल जाता है, ओपन हो जाता है, बंद हो जाता है यानी क्लोज हो जाता है। ओपन और क्लोज दोनों, बंद खुलता भी है बंद भी होता है, या नॉन इफेक्ट यानी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोस्तों हम पढ़े हुए हैं कि किसी भी चीज़ में अगर हम पानी को ज़्यादा करेंगे तो क्या होता है, फूल जाएगा। यानी फूलेगा तो क्या होगा, वो खुलेगा। फूलेगा तो यानी क्या होगा, वो ओपन होगा। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा क्या, इसका आंसर हो जाएगा ओपन। चलिए अब हमारा क्वेश्चन है, इन फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कह रहा है कि जो किस प्रोसेस के द्वारा जो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड है वो कार्बोहाइड्रेट में टूट जाता है। तो ऑक्सीडाइज इसका ऑप्शन है, रिड्यूस है, न्यूट्रलाइज है, बर्न्ड है। तो दोस्तों इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड रिड्यूस होकर क्या में टूट जाता है, कार्बोहाइड्रेट बना लेता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा रिड्यूस। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, भिलाई प्रजेंट ऑन द इनर लाइनिंग ऑफ इंटेस्टिनल वाल। कह रहा है कि भिलाई जो होता है कहाँ प्रजेंट होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रजेंट होता है। वो क्या करता है, उसका क्या काम है। चलिए ऑप्शन में हम देखते हैं, सीक्रेट इंजाइम ऑफ फॉर डाइजेशन, क्या ये इंजाइम रिलीज करता है। सीक्रेट हार्मोन, या क्या हार्मोन रिलीज करता है। डिक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, क्या ये जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको एब्जॉर्ब करने की जो एरिया होती है उसको कम करता है। डी नंबर में हमारा सवाल है, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। दोस्तों क्या इसमें 4 नंबर में जो ऑप्शन दिया वो क्या 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 कह रहा है, ये कह रहा है कि जो वो एब्जॉर्प्शन यानी जो डाइजेस्टेड फूड है उसको एब्जॉर्ब करने का जो क्षमता उसको बढ़ाता है। तो दोस्तों हम पढ़े हैं क्लास 7th से ही हम पढ़ते आ रहे हैं कि जो भिलाई होता है क्या करता है, एब्जॉर्प्शन की एरिया को बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, द इंजाइम पेप्सिन इज इनएक्टिव इन स्टोमक विदाउट द प्रजेंस ऑफ। देखिए पेप्सिन क्या था, पेप्सिन एक ऐसा ही इंजाइम है जो स्टोमक में रिलीज होता है। वो क्या करता है, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदल देता है, एमिनो एसिड में बदल देता है। तो जो पेप्सिन होता है कब रिलीज होता है, किसके सहायता से रिलीज होता है, किसके सहायता से वो एक्टिव होता है उसको हमको बताना। देखिए ऑप्शन दिया है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एस्टिक एसिड या ब्यूट्रिक एसिड। तो सबसे पहले तो हम ये जानेंगे कि पेप्सिन कहाँ रिलीज होता है। हम बेसिकली पेप्सिन हमारे स्टोमक में रिलीज होती है। तो स्टोमक में हम शुरू से ही पढ़ते आ रहे हैं कि HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड उसके साथ रिलीज होती है। नाइट्रिक एसिड तो हमारे स्टोमक में नहीं रिलीज होती है, ना एस्टिक होती है ना ब्यूट्रिक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कुछ कुछ हम दोस्तों एलिमिनेशन मेथड से भी हम बनाते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, इन ह्यूमन ईच किडनी हैज लार्ज नंबर ऑफ फिल्ट्रेशन यूनिट कोल्ड। कह रहा है कि जो हमारे ह्यूमन किडनी है उसमें किडनी है जो यूनिट से यानी फ्यूनल टाइप का होता है, जिसे टिप टिप देखते हैं लोग, जैसे तेल रखा जाता है किसी
किसी कंटेनर में तेल रखा जाता है तो वो टिप होता है, उसी तरह का यूनिट से हमारा किडनी बना हुआ है। वो फिल्ट्रेशन का काम करता है। तो वो फिल्ट्रेशन जो यूनिट है उसका क्या नाम है वो हमको बताना है। तो चलिए ऑप्शन में दिया है न्यूट्रॉन, न्यूरॉन्स, नेपच्यून, नेफ्रॉन। देखिए दोस्तों इसमें भी हम बहुत आसानी से एलिमिनेशन मेथड के द्वारा भी आंसर ला सकते हैं। न्यूट्रॉन तो हमारे शरीर में पाया नहीं जाता है। न्यूट्रॉन ये फिजिक्स का टर्म हो गया, चाहे केमिस्ट्री का टर्म हो गया, यहाँ पर किडनी का बात कर रहा है। और ऑप्शन दिया है न्यूरॉन। न्यूरॉन यानी क्या होता है, नस होता है। ये सेंसिटिव नस होता है। क्या होता है, सेंसिटिव नस होता है। तो यहाँ पर किडनी पर तो कोई नस की जरूरत है नहीं। नेपच्यून, नेपच्यून एक ग्रह का नाम है। यानी क्या हमारा आंसर क्या बच जा रहा है, नेफ्रॉन, डी नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नेफ्रॉन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द ट्रांसपोर्ट ऑफ सोलुबल प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज कोल्ड ट्रांसलोकेशन एंड इट ऑकर इन द पार्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू कोल्ड। कह रहा है कि जो भी फोटोसिंथेसिस के द्वारा सोलुबल पार्ट बनता है, यानी भोजन जो प्लांट होता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा क्या बनाता है, भोजन ही ना बनाता है। वो भोजन किस टिश्यू के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो ऑप्शन दिया है जाइलम, स्केलन काइमा, फोलेम या कोलेन काइमा। हम पहले ही बता चुके हैं कि जाइलम क्या करता है, जाइलम वाटर को कंडक्ट करता है, ज़मीन से वाटर को एब्जॉर्व कर कर पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाता है। स्केलन काइमा क्या करता है, स्केलन काइमा क्या करता है, स्केलन काइमा हमारे प्लांट का जो होता है वो रिगिडिटी यानी मजबूती, कठोरता प्रदान करता है। फोलन क्या करता है, फोलन को छोड़िए बाद में बताते हैं। कोलेन काइमा क्या करता है, कोलेन काइमा लचीलापन बनाता है। यानी पेड़ को देखते हैं कि हवा में इधर जाता है इधर झुकता है, वो लचीलापन कौन बनाता है, कोलेन काइमा। यानी फोलेम क्या करता है, फोलेम जो होता है जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनता है उसको पूरे प्लांट के बॉडी में पहुंचाने का काम क्या करता है, फोलेम करता है। तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोलम। चलिए अब हमारा प्रश्न है, राइट पार्ट ऑफ ह्यूमन हार्ट कंटेन। राइट पार्ट में क्या आता है, राइट आर्टरियम आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल आ जाएगा। तो हमारा सबसे पहले दिमाग में क्या आता है, राइट पार्ट में क्या होता है, वेना कावा होता है। वेना कावा क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है। यानी उसका जो पेरेंट होता है वेन का पेरेंट क्या होता है, वेना कावा, वो क्या करता है कि पूरा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को राइट ऑट्रियम में लाएगा, राइट वेंट्रिकल में लाएगा, वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में जाता है। तो इसका ऑप्शन दिया है क्या, ऑक्सीनेटेड ब्लड, मिक्सड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, नो ब्लड। ऐसा बात तो नहीं है, ऑक्सीनेटेड ब्लड तो सबसे पहले राइट एट्रियम में नहीं आता है, वो कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में आएगा, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, फिर से लेफ्ट ऑट्रियम। सबसे पहले क्या होता है, ब्लड जो होता है वो आएगा, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ आता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट आर्ट्रियम में, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में। चलिए मिक्सड ब्लड तो हमारे ह्यूमन में तो आता नहीं है। मिक्सड यानी दोनों हो, ऑक्सीजन भी हो कार्बन भी हो, दोनों वो होता नहीं है हमारे शरीर में। डीऑक्सीनेटेड ब्लड यानी वेना कावा क्या लाता है, वेना कावा लेता है डीऑक्सीनेटेड ब्लड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, राजीव वाज एब्सेंट इन द क्लास बिकॉज ऑफ मसल्स पेन which he claimed to be due to excess physical exercise he held down yesterday. This pain is due to, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है कि जो राजीव है कुछ जो बहुत ज़्यादा मेहनत कर दिया, एक्सरसाइज कर दिया। तो ज़्यादा हम मेहनत करते, ज़्यादा हम पढ़ते आए हुए हैं कि एथलेटिक जब ज़्यादा मेहनत कर लेता है तो वहाँ पर उसका क्या, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होगी वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर जो हमारा पायरुवेट होता है वो क्या, किस चीज़ में टूटता है, लैक्टिक एसिड में टूटता है और एनर्जी में टूटता है। तो देखिए तो किस एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, क्रैम्प होता है, जिसके कारण हमारे पैरों में दर्द होता है। तो पूछ रहा है कि इस दर्द के कारण क्या है। तो चलिए ऑप्शन दिया है, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ एस्टिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ पायरुविक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ लैक्टिक एसिड यानी एक्युमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इसका आंसर होगा ए नंबर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, परसेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स कैन बी टेस्टेड बाय यूजिंग। कह रहा है कि स्टार्च यानी लीफ में नहीं, हमारे खाने के पदार्थ में जो भी स्टार्च हम किस चीज़ के डालने से हम उसको चेक करते हैं। यानी हम बहुत पहले से ही पढ़ रहे हैं कि स्टार्च होता है उसमें हम
आयोडीन सॉल्यूशन डिल्यूट करेंगे तो हमारा क्या होता है, ब्लू ब्लैक दिखने लगता है, वही हमारा स्टार्च का पहचान है। तो ऑप्शन दिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आयोडीन और सोडियम क्लोराइड। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा आयोडीन। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोसिस इज। कर रहा है, सबसे पहले तो हमको जानना है कि ग्लाइकोसिस क्या होता है। ग्लाइकोसिस क्या होता है, ग्लाइकोसिस होता है कि द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन कार्बोहाइड्रेट इनटू पायरुविक एसिड इज नोन एज ग्लाइकोसिस। देखिए पायरुविक एसिड यानी इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या हुआ, पायरुविक एसिड। तो ऑप्शन दिया है पायरुविक एसिड, मैलिक एसिड, एस्टिलाइल को ग्लूकोज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा पायरुविक एसिड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन डायस्टोलिक प्रेशर इज। सबसे तो पहले हम जानना चाहिए कि डायस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है। देखिए जब हमारा हार्ट ब्लड को पंप करता है पूरे शरीर में पहुंचाने के लिए, तो उस समय क्या होता है, सिस्टोलिक होता है। वो कितने हर्ट्ज के फोर्स से मारता है, तो 120 से होता है। लेकिन डिस्टोलिक क्या होता है कि जब पूरे बॉडी से ऑक्सीनेटेड ब्लड तो फैल गया और फिर से डीऑक्सीनेटेड ब्लड हमारे हार्ट में आता है, उसको हम क्या कहते हैं, डिस्टोलिक कहते हैं। वो कितना प्रेशर के द्वारा आता है डिस्टोलिक, 80 mmHg के प्रेशर से आता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 180 mmHg के प्रेशर से आता है। तो डिस्टोलिक प्रेशर 180 mmHg हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, कैरियर ऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट। देखिए क्वेश्चन समझिए क्या कर रहा है, लंग्स टू हार्ट। सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा कहाँ जाता है, सबसे पहले वेना कावा के द्वारा ब्लड आया किस में, हमारे राइट ऑर्ट्रियम में आया, फिर से राइट वेंट्रिकल में आया, राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा लंग्स में गया, लंग्स वहाँ पर ऑक्सीनेटेड ब्लड को किया और वहाँ से पल्मोनरी वेन के द्वारा कहाँ आया, कहाँ आया, लेफ्ट एंट्रिकल में आया, लेफ्ट एंट्रिकल में आया, फिर से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा। फिर से तो हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि लंग्स से जो ब्लड हमारे हार्ट में आता है वो किसके द्वारा आता है, ये ऑप्शन पूछ रहा है। तो क्या समझ में आ रहा है, इसका एक और एथी होता है, समझ एक और ट्रिक होता है कि जितना भी वेन होता है, वेन क्या करता है, कहीं से भी ब्लड हार्ट में लाएगा, वेन क्या करेगा, कहीं से भी ब्लड हार्ट में लाएगा। आर्टरी क्या करेगा, कहीं से भी ब्लड हार्ट से दूर ही ले जाएगा, आर्टरी दूर ले जाता है। तो चलिए कह रहा है लंग से हार्ट में ला रहा है, तो पल्मोनरी आर्टरी नहीं, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को लंग्स के पास ले जाता है। पल्मोनरी वेन यानी हमारा आंसर यहीं पर मिल गया, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन क्या करता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड को हार्ट के पास लाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पल्मोनरी वेन इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग फैसिलिटी द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। कह रहा है कि किसके कौन सा जो एंजाइम है जो पेप्सिन को बढ़ावा देता है एमिनो एसिड को पचाने के लिए, प्रोटीन को एमिनो एसिड में बदलने के लिए। तो ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, साइलेब्री एमाइलेज, म्यूकस, जाइमोजेन। सबसे पहले तो हमको पेप्सिन से ही दिमाग में आ गया कि पेप्सिन जो होता है स्टोमक में रिलीज होता है, स्टोमक में रिलीज होता है किसके साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फोलम ट्रांसपोर्ट। फोलम क्या करता है, फोलम क्या चीज़ ट्रांसपोर्ट करता है। ऑप्शन दिया है वाटर टू डिफरेंट प्लांट पार्ट। ये तो क्या करता है, ये तो जाइलम करता है। प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट। यानी जो फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो भोजन बनता है फोलम, उसको फोलम में क्या कैरियर है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्ट क्या करता है कि जितना भी भोजन होता है वो पूरे शरीर में यानी प्लांट के जितने अंग में फैला देता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रोडक्ट फोटोसिंथेसिस फ्रॉम लीव्स टू अदर प्लांट पार्ट। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, वाइटल मॉर्फोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ वर्टेब्रा किडनीज। देखिए ऑप्शन दिया है यूरेटर, यूनिफेरस ट्यूबल, सेमीफेरस ट्यूबल, नेफ्रेडिया। दोस्तों
क्या कह रहा है यहाँ पर, यूनिट ही पूछ रहा है कुछ, यहाँ पर मॉर्फोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल यानी किडनी का यूनिट पूछा। तो किडनी का यूनिट का क्या नाम होता है, किस चीज़ से वो बना होता है, नेफ्रॉन। यानी नेफ्रॉन का जो दूसरा नाम है उसको हम क्या कहते हैं, यूरिनी फेरस कहते हैं। यानी यूरिनी फेरस को हम नेफ्रॉन भी कह सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, यूरिनी फेरस ट्यूबल हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न है, अंडर नॉर्मल कंडीशन व्हिच वन इज कम्प्लीटली रीएब्जॉर्ब्ड इन रेनल ट्यूबल। कह रहा है रेनल ट्यूबल कहाँ पाया जाता है, किडनी में पाया जाता है रेनल ट्यूबल। वहाँ पर जो रीअब्जॉर्प्शन का काम होता है, नॉर्मल आदमी बिना कोई बीमारी उमारी का जो आदमी होता है, स्वस्थ एक ह्यूमन, वो क्या कहता है, रीनल ट्यूबल जो किडनी में होता है वो क्या चीज़ पूर्ण रूप से एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यूरिया है, यूरिक एसिड है, साल्ट है, ग्लूकोज है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। इसका आंसर हो जाएगा ग्लूकोज। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। कह रहा है इनमें से कौन इन्वॉल्व नहीं है प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन में। सबसे पहले दोस्तों आप सभी को दिमाग में ये रख लेना चाहिए, ऑक्सीडेशन जो होता है उसमें क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। और ऑक्सीडेशन और रिड्यूशन में क्या होता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ये हमेशा अपने माइंड में रख लीजिएगा कि ऑक्सीडेशन होगा तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिड्यूशन होगा तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए क्या कह रहा है ऑप्शन, बोले क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसमें से ऑक्सीडेशन में कौन इन्वॉल्व नहीं है। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन। हम अभी बोले हैं कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज ऑक्सीडेशन, बट गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑल्सो नोन एज रिड्यूशन। तो देखिए इसमें कौन इन्वॉल्व नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसका आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, करें फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड। फार्मूला ऑफ एलिमेंट एंड कंपाउंड, चलिए ऑप्शन दिया है, कैन बी इग्नोर टू बैलेंस एन इक्वेशन। ये तो होगा नहीं क्योंकि हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आर नॉट चेंज टू बैलेंस इक्वेशन, कैन बी रिप्लेस द बैलेंस इक्वेशन, ऑल्सो रिप्लेस द बैलेंस इक्वेशन। और कह रहा है कि कैन बी रिप्लेस बैलेंस इक्वेशन नॉन ऑफ दीज। देखिए क्या कह रहा है, अब हमारा क्वेश्चन पूछ रहा है इसमें से कौन एलिमेंट एंड कंपाउंड में सपोर्ट करता है। तो कैन बी इग्नोर्ड, क्यों इग्नोर तो नहीं हम कर सकते, बैलेंस करना, बैलेंस किया जाता है केमिकल इक्वेशन को। आर नॉट चेंज बैलेंस इक्वेशन कह रहा है। और हमारा बी नंबर जो ऑप्शन कह रहा है कि अगर हम बैलेंस करने के लिए किसी की केमिकल जो इक्वेशन होता है परमानेंटली, उसको हम तो नहीं ना चेंज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा बी नंबर, कि हम कभी उसको चेंज नहीं कर सकते, इसको हम कभी चेंज नहीं कर सकते। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, फ्रॉम द फॉलोइंग व्हिच वन इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल रिएक्शन। कह रहा है इसमें से कौन केमिकल रिएक्शन है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड, यस इट इज ऑल्सो केमिकल रिएक्शन, क्योंकि ब्रेकिंग जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बना लेता है। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वो जब हम वाटर में इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आयन टूट जाता है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दूध में हम जब दही डालेंगे तो क्या होता है, न्यू सब्सटेंस बना लेता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा इसका आंसर। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस। एक्चुअली प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहाँ होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ही इसको बेसिकली पाया जाता है। तो देखिए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या प्रोड्यूस करता है, एसिड, बेस, सोलुबल साल्ट, इनसोलुबल साल्ट। दोस्तों हम बता देते हैं कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन को पहचानने के लिए एक यही होता है कि वो क्या रिलीज करता है, इनसोलुबल वाइट, यानी कोई भी कलर का इनसोलुबल साल्ट प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनसोलुबल साल्ट हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा इनसोलुबल साल्ट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द डाइजेशन ऑफ फूड इन द बॉडी एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन तो नहीं होगा, डिकम्पोजिशन, डबल डिस्प्लेसमेंट, नॉन ऑफ दिस। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा, क्योंकि ये कई भागों में टूट जाता है। जैसे
हम कार्बोहाइड्रेट को ऑक्सीजन के साथ मिलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में टूट जाता है, तो क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, यानी कई भागों में टूट जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन हो जाएगा इसका आंसर। हमारा अगला प्रश्न है, व्हाट आर द प्रोडक्ट व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड। कह रहा है कि क्या प्रोडक्ट लास्ट में हम पाएंगे जब हम फेरस सल्फेट को हीट करेंगे। तो फेरस सल्फेट को हम हीट करेंगे तो क्या पाया जाता है, फेरस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड प्लस सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो दोस्तों इसका ऑप्शन दिया है फेरस ऑक्साइड, फेरस डाइऑक्साइड, फेरस सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। देखिए इसमें दिया है फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सल्फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड। दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें से कौन सही स्टेटमेंट है। डिस्प्लेसमेंट आर रिएक्शन अपोजिट टू कॉम्बिनेशन रिएक्शन, नो। कॉम्बिनेशन रिएक्शन का अपोजिट क्या होता है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आर डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। द प्रेसिपिटेशन रिएक्शन प्रोड्यूस सॉल्युबल साल्ट, नहीं, ये क्या होता है, इनसॉल्युबल साल्ट पैदा करता है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर कैरिड आउट ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, नो। हीट के क्या, इलेक्ट्रिक को हम पास करेंगे तो भी हो जाएगा। चलिए इसका अब देखिए, इस हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यस दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगा तो क्या पैदा होता है, न्यूट्रलाइजेशन। यानी न्यूट्रलाइजेशन में क्या होता है कि साल्ट पैदा होता है। तो देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, इनसॉल्युबल साल्ट पैदा होता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए दोस्तों अब हमारा अगला प्रश्न है, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज इट इज। क्यों हम सिल्वर क्लोराइड को अंधेरे में रखते हैं। देखिए ऑप्शन दिया है, वाइट सॉलिड अंडरगो रिडॉक्स रिएक्शन टू एवॉइड एक्शन बाय सनलाइट, नॉन ऑफ दिस एबव। दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा टू एवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। क्योंकि जब हम सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट में रखते हैं तो क्या होता है, सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोराइड अलग हो जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एवॉइड एक्शन बाय सनलाइट। चलिए हमारा अगला प्रश्न है, द प्रोसेस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इज नोन एज। द प्रोसेस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन इज नोन एज। देखिए एसिमिलेशन का सबसे पहले कार्बन एसिमिलेशन का हमको मतलब समझना चाहिए। एसिमिलेशन, कार्बन एसिमिलेशन में होता है कि कार्बन को टूट कर क्या चीज़ में एनर्जी हमको प्लांट को या किसी भी चीज़ को हमको भी एनर्जी, यानी मनुष्य को भी एनर्जी दे। मनुष्य के तैयारी बेसिकली यहाँ पर बात की गई है प्लांट की। तो यहाँ पर कह रहा है प्रोसेस ऑफ कार्बन एसिमिलेशन। कार्बन एसिमिलेशन का मतलब हम बता दिए कि कार्बन को तोड़ने के बाद एनर्जी मिलती है। तो कार्बन कब टूटेगा, ट्रांसपिरेशन के माध्यम से तो कार्बन टूटता नहीं है, रेस्पिरेशन के माध्यम से भी कार्बन नहीं टूटेगा। यानी फोटोसिंथेसिस के माध्यम से कार्बन टूटकर हमको क्या देता है, एनर्जी देता है। और कार्बन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को टूटकर एनर्जी पैदा करना। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। इसका आंसर हो जाएगा फोटोसिंथेसिस। चलिए दोस्तों, अगर आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। अपने भाइयों को भी इससे वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो पढ़ सके और अच्छे मार्क्स ला सके।